नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। ठेकेदारों का पिछले 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं है, मार्च में भी भुगतान नहीं। दिल्ली से पटना तक चरण वंदना संस्कृति चल रही है। अब देखिए बिहार में जिस ढंग से भी लॉटरी लगने की बात हो रही है, फिर कुल मिलाकर यही आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट में देरी तो जरूर है। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात उस बहस की करने जा रहे हैं या उस चर्चा की करने जा रहे हैं जिस चर्चा में अब ये बात सामने आने लगी है, क्या वाकई में बिहार सरकार का रिमोट मोदी के हाथों में है? क्योंकि जिस आर्थिक संकट के दौर से बिहार गुजर रहा है, कर्मचारियों को पेमेंट नहीं हो रहा है, सारे डेवलपमेंट कार्य रुके हुए हैं, ठेकेदारों का पिछले 3 महीने से कोई पेमेंट नहीं है, मार्च में भी भुगतान नहीं हुआ है, सारे जगह कामकाज ठप है। नई सरकार के गठन के बाद या नई सरकार के साथ लगा था कि डेवलपमेंट के जो काम रुके हुए हैं या आर्थिक गतिविधियां जो ठहर सी गई है उस पर कुछ तेजी आएगी, लेकिन हाल देख रहे हैं नई सरकार का गठन हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। आज हालांकि नीतीश की सम्राट से मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो है नीतीश कुमार ने सम्राट से कहा है कि ज्यादा दिनों तक इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि जदयू इस तरीके के मुद्दों के सहारे बीजेपी की सरकार पर दबाव बनाना चाहती है, या फिर इसी मुलाकात के सहारे पीएमओ या प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि भाई मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार करिए? वजह जो भी हो, मुलाकात के साथ ये चर्चा शुरू हो गई है। चलिए अब हम सीधे दिल्ली चलते हैं। अभिषेक जी हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ गए। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक जी, नीतीश कुमार का सम्राट से मुलाकात, कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर एक दबाव है कि भाई जल्द कीजिए, कामकाज पूरी तरह से ठप है, पहले ही पूरी मार्च सरकार अस्थिर रही है, अब मंत्रिमंडल विस्तार में वजह आप ही की तरफ से, हमारी तरफ से कोई वजह नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार का ये दबाव, जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दबाब था, अब कैबिनेट के लेकर लोग बता रहे हैं कि दबाव है, कितना दबाव रंग लाएगा? या फिर दूसरा सवाल साथ में ये भी होगा कि वाकई में रिमोट के सहारे मोदी बिहार को चलाना चाहते हैं? संतोष जी, इंट्रो में आपने 2 बातें रखी, एक बिहार की आर्थिक परिस्थिति को लेकर कि क्या एक्सचेकर की, स्टेट एक्सचेकर की क्या स्थिति है, ट्रेजरी की क्या स्थिति है। दूसरी बात, आप बिहार में पॉलिटिकल सिनेरियो की रख रहे हैं। सवाल में आप पॉलिटिकल सिनेरियो वाली बात लाएं तो वहीं से चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, कहीं भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आमतौर पर माना जाता है कि कैबिनेट काम करती है और कैबिनेट के द्वारा सारे फैसले लिए जाते हैं और असेंबली के द्वारा उसका अप्रूवल लिया जाता है, यही सिस्टम है। लेकिन वास्तविकता इसके ठीक उलट दिखाई दे रही है। पिछले 15-20 सालों की बात करें तो जब से नायडू मॉडल इस देश में आया 1995 में, चीफ मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में बदलने लगे, सीईओ में, और जो कैबिनेट, असेंबली, तमाम बातें आप कहते हैं, पार्टी कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में बीमारी है, हर जगह यह बीमारी है, वो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अपनी सत्ता का संचालन कर रहा है। नवीन पटनायक भी वही करते थे, रमन सिंह भी वही करते थे, नरेंद्र मोदी भी गुजरात में उसी को लेकर आगे बढ़े, नीतीश कुमार भी वही करते थे। अब वो बात नहीं है कि कैबिनेट के अंदर 4 बहुत ही काबिल 15 लोगों की टीम कैबिनेट में है और असेंबली में भी 50 लोग इतने काबिल बैठे हुए हैं जो सरकार को पूरी तरह से पटरी पर रखते हैं। अब वो व्यवस्था और वो बात नहीं रही है, आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी कैबिनेट रहती है तो काम तेजी से खिसकता है। काम तेजी से इसलिए खिसकता है कि तब ब्यूरोक्रेसी को आसानी होती है। ये बात कोई कहे कि कैबिनेट सारा काम कर रही है तो इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। सारा काम ब्यूरोक्रेसी के भरोसे हो रहा था किसी भी मॉडल में, जिसका भी मैंने अभी जिक्र किया, आप भी देख रहे थे नीतीश कुमार को 20 साल से। लेकिन जब कैबिनेट रहती है तो ब्यूरोक्रेसी के सामने रहता है कि ऑन द बिहाफ ऑफ कैबिनेट एक मंत्री 18 विभाग संभाल रहा है। और आपको कोयला घोटाले के का वो दौर आपको याद दिला दे जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, मनमोहन सिंह को फंसाने की कोशिश हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि कोलगेट प्रकरण के समय शिबू सोरेन का उसके पहले इस्तीफा हो चुका था और कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था।
जैसे लालू जी वित्त मंत्री थे बिहार में फोडर स्कैम के समय, तो लालू जी पूर्णकालिक वित्त मंत्री थे, उनके पास अतिरिक्त प्रभार में नहीं आया था। मनमोहन सिंह के पास अतिरिक्त प्रभार में था। जैसे अभी सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग है, 5 को छोड़ दे तो ज्यादातर अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। 8 10 विभाग दोनों डिप्टी सीएम के भरोसे हैं। उसमें जो मनमोहन सिंह के लिए जो कोर्ट ने फैसला दिया, कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे काम है, प्रधानमंत्री की जानकारी में ये हुआ होगा या नहीं मान सकते, ये स्थिति है। और पूरा ब्लेम ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जाता है। तो इस तरह की कैबिनेट में ब्यूरोक्रेसी कोई फाइल मूव नहीं करना चाहती, उसे डिपार्टमेंटल बॉस की दरकार होती है। भले वो बॉस कागज पर हो, नाम मात्र का हो, लेकिन डिपार्टमेंटल बॉस की दरकार होती है कि उन्होंने कहा तो मैंने किया। ये सारी चीजें होती है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद ये साफ लगता है कि कैबिनेट के बिना बिहार जैसे राज्य को खींचना लंबे समय तक ये संभव नहीं है। और जो बात नीतीश कुमार की आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और वो चर्चा में ये बात है कि नई कैबिनेट कब तक अस्तित्व में आएगी, डिपार्टमेंट का एलोकेशन कब तक होगा, ये सारी बातें हैं। स्वाभाविक है कि जनता दल यूनाइटेड से जो मिनिस्टर की लिस्ट है उसमें 70% तो आप भी जानते हैं कि कौन कौन नाम है जो पिछली कैबिनेट में थे। अगर एक आध को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा रद्दोबदल होना नहीं है। जिन पर सबसे ज्यादा आशंका थी कि वो मंत्री बनना ही नहीं चाहते, वो डिप्टी सीएम हो चुके हैं, विजेंद्र यादव। और जो भी नाम है, आप लेसी सिंह से लेकर के चाहे जेडीयू कोटे से और भी नाम जो आप देख रहे हैं, कई नाम थे, अशोक चौधरी थे और बाकी तमाम। नहीं, अरे विजय सिंह चौधरी और विजेंद्र यादव के आ जाने का मतलब है कि नीतीश कैबिनेट में सारे वही चेहरे रहेंगे। कुछ नए लोग, मान लीजिए 9 मंत्री ऐड होंगे जेडीयू से, और 15 मंत्री होना है, तो 6 नए लोगों का हो सकता है कि 6 लोगों के लिए 60 लोग दावेदार हैं संतोष जी। अब देखिए बिहार में जिस ढंग से भी लॉटरी लगने की बात हो रही है, 6 लोगों में 6 सीट के लिए 60 लोग दावेदार हैं। दिल्ली से पटना तक चरण वंदना संस्कृति चल रही है। फिर कुल मिलाकर यही आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से लिस्ट में देरी तो जरूर है, क्योंकि बीजेपी के अंदर वो बात नहीं है कि नीतीश कुमार की तरह वहां एक सेट पैटर्न है कि कौन कौन से लोग बनेंगे। 2-4 नए नाम जो सरप्राइजिंग हो सकते हैं, उसके सिवा तो जेडीयू में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को बदल दिया जाता है। कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे ये बनने वालों को भी नहीं पता है। सम्राट चौधरी जब तक बन नहीं गए तब तक इस बात को लेकर चर्चा चलती रही कि पता नहीं कौन सा नाम आ रहा है। तो ये सम्राट चौधरी की वजह से नहीं था, ये बीजेपी की कार्य संस्कृति की वजह से था। और जब तक बीजेपी की लिस्ट नहीं आएगी तब तक कैबिनेट में जेडीयू वाले या लोजपा वाले या दूसरे छोटे दलों वाले एनडीए के जो घटक है, कोई मंत्री पद की शपथ ले नहीं पाएगा। अब देखिए बीजेपी की लिस्ट कब आती है। मतलब तेजस्वी का जो ये आरोप है कि बिहार की सरकार गुजरात से चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार के संभावनाओं में जो खींचतान दिख रहा है, वो कहीं न कहीं इस बात को साबित कर रहा है क्या? देखिए बिहार की सरकार गुजरात से चल रही है और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, दोनों दो बात है। तेजस्वी यादव खुद कैबिनेट में थे तो 4-4 5-5 विभाग लेके बैठे हुए थे। सही बात है। सवाल ये है कि कहावत है कैसे कि चलनी हंसे सुप्पा के, कहावत है ना बिहार में, जिसमें 72 जी, जिसमें 72 छेद। वही स्थिति है कि तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती। नेता विपक्ष है तो तमाम बातें उनकी ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव की बात में मुझे बहुत दम दिखाई नहीं देता, कम से कम उनके लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि उनकी पार्टी भी सेंट्रलाइज पार्टी। तो और ये कब रही बात गुजरात से चलने की, तो गुजरात से पार्टी चलने की बात हुई तो ये बात बिहार पर ही लागू नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ और 50% देवेंद्र फडणवीस, 50%, 100% नहीं। इन 1.5 मुख्यमंत्रियों की बात यदि करें तो ये 1.5 मुख्यमंत्री आप कह सकते हैं गुजरात लॉबी से संचालित नहीं हो रहे। नहीं तो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गुजरात लॉबी से संचालित हो रहे हैं। अभी हमारे पत्रकार साथी हैं ऋषि मिश्रा, अभी बता रहे थे 2-3 दिन पहले कि मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ज्यादातर गुजराती ठेकेदार कर रहे हैं। तो ये इनके आने के पहले जो भाजपा कोटे के मंत्री थे उनके विभाग में जो फंड आता था उसमें तो गुजरात लॉबी तब से घुसी हुई थी जब से नीतीश कुमार के सेहत को लेकर चर्चाएं शुरू हुई। जब से नीतीश कुमार अभिषेक जी सिर्फ सरकार में ही नहीं, डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उस पर भी गुजरात मॉडल नीतीश के अस्वस्थ होने के साथ ही अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अरे भाई परीक्षा
वो तो छोड़ दीजिए, पिछले बार जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था वो भी गुजरात में छप के आया था, कभी ऐसा नहीं होता था। और गुजरात में जिस कंपनी से छप कर आई वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड था, लेकिन क्या कहिएगा, मांझी के समय में वो जेल गया हुआ था, फिर उसी कंपनी को काम दे दिया गया। तो ये सब सारी चीजें, तो हाँ ये एक नई बात जरूर है कि अब सिर्फ सरकार ही नहीं, डेवलपमेंट की अधिकांश योजना भी आउटसोर्सिंग से लेके और सारी योजनाओं पर गुजराती का एकाधिकार हो तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या आप भी मानते हैं? संतोष जी, अडानी आ ही गए हैं। हम तो इतिहास के छात्र नहीं रहे हैं, पता नहीं आप हिस्ट्री के स्टूडेंट थे या नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो पढ़ी है। कहा जाता है गुप्त काल को कि वो स्वर्ण काल था, लेकिन भारत के अंदर गुप्त काल की स्थापत्य कला का कोई नमूना आपको बहुत अच्छी हालत में देखने को नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रखिए, कहीं नहीं मिलेगा। मौजूदा सरकार को आप देखें तो ये आज के दौर में स्थापत्य कला जैसी बातें कर रही है। कौन सा आर्किटेक्ट था जिसने संसद भवन बनाया, सेंट्रल विस्टा बनाया, सेवा तीर्थ बनाया? कभी उस पर भी तो चर्चा हो जाती तो गुजरात लॉबी की पोल खुलती, गुजरात लॉबी की पोल खुलती। आप देख लीजिए कि जिस ढंग से पूरे देश के रेलवे स्टेशनों में को तोड़ दिया गया है, छोटे छोटे शहरों के रेलवे स्टेशनों को, ये क्या है? ये स्थिति देख करके क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ ठेका उठाने का खेल है। चलिए, ये मतलब बिहार में भी अब ठेका गुजराती के हाथ में होगी, यह संकेत दिख रहा है। चलिए, ये संकेत तो दिख रहा है, लेकिन एक चीज जो आप कह रहे थे उस पर, जो आपने इंट्रो में कहा बिहार के इकोनॉमिक मॉडल पर, कि खजाने में पैसा नहीं है, वेतन पेंशन देने में भी दिक्कतें आ रही है कि किस तरह से दिया जाए, किसी तरह से काम चलाने की स्थिति है। आमतौर पर इसका ब्लेम डाल दिया जाता है किसके ऊपर? 10,000 वाली स्कीम के ऊपर। उसमें हद से हद 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बिहार जैसे राज्य के लिए जिसका बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है, वहां बहुत छोटी रकम है सर, 15,000 करोड़ रुपए। सही बात है। उस 10,000 की स्कीम की वजह से बिहार की आर्थिक हालत नहीं बिगड़ी है। ये थोड़ा, इस पर मैं थोड़ा समय लूंगा, 2-3 मिनट आपका, और ये चीज कहनी जरूरी है कि जिस इकोनॉमिक मॉडल की बात होती है, अब आप देखिए दो इकोनॉमिक मॉडल देश में है। आप तो केरल तमिलनाडु सब घूमते रहते हैं, वहां एक डिसेंट्रलाइज मॉडल है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेन्नई के ऊपर तमिलनाडु डिपेंडेंट है। चेन्नई तमिलनाडु की इकोनॉमी में 20-22% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और केरल में भी तिरुवनंतपुरम जो राजधानी है उनकी 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है। पूरे राज्य में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल है। लेकिन इसके उलट जो नया इकोनॉमिक मॉडल आप देखते हैं, उसमें आप कर्नाटक को देखिए, तेलंगाना को देखिए। आज चंद्रबाबू नायडू के सामने क्यों स्थिति बहुत खराब है? क्योंकि उन्होंने 9 साल जो मुख्यमंत्री का पद संभाला था अविभाजित आंध्र प्रदेश में, उनका पूरा फोकस हैदराबाद पर था, साइबराबाद। हैदराबाद कट के चला गया, और जान के आपको हैरत होगी कि 60 से 70% तेलंगाना की इकोनॉमी हैदराबाद से चल रही है। मतलब तेलंगाना के गांवों की स्थिति आप देखें तो कुछ देने की स्थिति में नहीं है। कर्नाटक में बेंगलोर तकरीबन 50% वहां की इकोनॉमी को चला रहा है। इसका साफ मतलब है कि बेंगलोर के बाहर कुछ देने की स्थिति में कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 20 से 22% तो सिर्फ गाजियाबाद नोएडा से आ रहा है, और जिसके बूते पूरा उत्तर प्रदेश किसी तरह से घिसट रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसमें जुड़ता है जीएसटी। जीएसटी के साथ स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का बहुत सारा सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। जब अपने हाथ में ले लिया और कहा कि आप जाते हैं होटल में खाना खाने तो एक पर्ची मिलती है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, दोनों आपसे पैसा वसूलते हैं। लेकिन यही कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, स्टेट का शेयर वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि सेंटर टाइम से पैसा नहीं दे रहा है उनको। याद है ना? याद है। उसके बाद दक्षिण के भी कुछ राज्य गए थे। ये स्थिति समस्या देखिए, अभिषेक की समस्या जीएसटी को लेकर भी है। समस्या सिर्फ ये 15,000 करोड़ नहीं, और आपका राज्य रेवेन्यू जनरेशन की दिशा में कुछ कर नहीं पाया। आज रेवेन्यू जनरेशन का सबसे बड़ा सोर्स बिहार में क्या है? रजिस्ट्री ऑफिस, कार्यालय और डीपीओ ऑफिस। हाँ नहीं, कार्य इस पर चर्चा कभी कर लेंगे, लेकिन अभी सवाल कैबिनेट विस्तार तक ही था कि क्या वाकई में गुजरात मॉडल के सहारे बिहार को चलाने की कोशिश हो रही है। चलिए अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चर्चा जारी रहेगी। फिर अगली बार भी मिलेंगे तो वित्त के विभाग, बिहार के वित्तीय समस्या पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको इजाजत है। चलिए, कुछ मतलब रिमोट के सहारे वाकई में बिहार को चलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नीतीश
का यह दबाव बनाना कि जल्द से जल्द कैबिनेट का विस्तार हो, संकेत है कि इस स्थिति को लेकर सम्राट भी सहज नहीं है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, सिर्फ सरकार पर ही नहीं, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई योजनाओं पर भी गुजराती का नजर है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार बिहार को किस दिशा पर ले जाएगी, डेवलपमेंट की किस पैमाने पर खड़ा करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, ऐसे में यह कहना लाजमी नहीं होगी कि बिहार उसी दौर की तरफ जा रहा है जो कभी किसी कांग्रेस जमाने में था। चलिए, इससे बड़ी बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।